कहता नहीं, तीनों पेपर मिला के मिक्सअप कर देते और भाग जाते। ये है विवेक। इसको पैदा इसीलिए लोग कहते हैं ना कि अरे भैया ये तकदीर, भाग्य, भगवान, ये सब कॉन्सेप्ट क्यों पैदा हुआ? क्योंकि जिसके पास विवेक पैदा हो गया उसने बड़े बड़े कारनामों को अंजाम दिया। तब मजबूरी में जो बड़े बड़े स्कूलों में पढ़े हुए लोग थे उनको मजबूरी में भाग्य का सिद्धांत पैदा करना पड़ा। मजबूरी में कैसे कहते कि भैया हमारे पास ये चीज नहीं है। अब हिंदुस्तान में कितने राजनेता हैं जो राजा फैमिली से हैं, आपको तो पता ही होगा। और वो राजा फैमिली के राजनेता एक सम्मान परिवार से आए हुए प्रधानमंत्री के भजन गाते रहते हैं। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री। अब वो कैसे कह दे कि हमारी शिक्षा में त्रुटि रह गई? मैं तो जब ये सीन देखता हूं भारत के रजवाड़ों से आए हुए राजनेताओं को यशस्वी प्रधानमंत्री का मजीरा बजाते हुए, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं मोदी जी को व्यक्तिगत तौर पर दिल से बहुत मानता हूं। इसीलिए जो आदमी राजाओं के घर के लड़कों से मजीरा बजवा दे, यह उपलब्धि है सर। सर ये उपलब्धि है सर। जिन राजाओं के घर में आज भी लोग जाके जिल्ले इलाही कहते हैं, उनके बच्चे आपको हो सकता है ना दिखाई पड़ता हो, मुझे तो दिखाई पड़ता है सर। एक झटके में मालदीव को झटका, एक झटके में। हो सकता है दुनिया दिल्ली भूल गई हो, लक्षद्वीप सबके दिमाग पे है। राममय कर दिया पूरे भारत को, पूरे भारत को राममय कर दिया। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अयोध्या बनेगा पूरी दुनिया का निर्वाण स्थल। अयोध्या अब बहुत कुछ बनेगा, लेकिन अब वो बनेगा पूरी दुनिया का निर्वाण स्थल। अब वहां सिखाया जाएगा श्री से प्रभु बनने का सिद्धांत। मैं आऊंगा उस पर। अब सवाल यह उठा कि आखिर ये जो बड़े लोग हैं, इन्होंने ये पैदा किया भाग्य का सिद्धांत। भाई जितने बड़े बड़े परिवारों के घरों के राजनेता आज संसद में बैठे हैं, जो बड़े बड़े स्कूलों से पढ़ के आए, विश्वविद्यालयों से पढ़कर आए, वो कैसे मान लें कि एक सामान्य परिवार का लड़का हमारे ऊपर 10 साल से शासन कर रहा है? तो वो क्या कहेंगे? भाग्य। भाग्य नहीं, विवेक। वो तुमसे क्या कहेंगे? भगवान। भगवान नहीं, विवेक। वो तुमसे क्या कहेंगे? तकदीर। तकदीर नहीं, विवेक। बड़ी जादुई चीज है विवेक। तुमसे बताया नहीं गया, तुमसे सिर्फ कहा गया पढ़ो 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 पढ़ो। मैं तुमसे कह रहा हूं विवेक पैदा करो, विजडम। पैसे पैदा का कैसे पैदा होती है? पहली चीज, चुनौती बहुत पसंद है इसको, चैलेंजेस। इसको पैदा करने के लिए जो सबसे जरूरी चीज है वो है चुनौती। पहली जरूरी चीज चुनौती। देखो मैंने वो रैंचो वाला एग्जांपल दिया ना, और जितनी चुनौती एक समान परिवार का लड़का देखता है जीवन में, कदम कदम पे लड़ना पड़ता है उसे, कदम कदम पे। हमारे स्कूल में बच्चे पढ़ते थे जिनके साथ 3 लोग आते थे। एक खाना लेकर आता था, एक खाना खिलाने आता था, एक खाना खिलाने के लिए रिक्वेस्ट करने आता था, भैया प्लीज एक पराठा और खा लीजिए, आपको हम वहां घुमाने ले चलेंगे भैया, यहां घुमाने, भैया प्लीज थोड़ा सा जूस पी लीजिए भैया। वो आज गायब हैं। तुम अगर हमारी तरह सामान्य घर में पैदा हुए हो,
या तुम अगर मोदी जी की तरह सामान्य घर में पैदा हुए हो तो तुम चुनौतियों का सामना कर रहे होगे कदम कदम पर, पग पग पर। और यही विवेक पैदा करता है। क्योंकि तुम रास्ता ढूंढोगे ना उनसे वो निकलने का। किताब नहीं है, कमरा बहुत अच्छा नहीं है, घर बहुत अच्छा नहीं है, एनवायरमेंट बहुत अच्छा नहीं है, उन सब से बाहर निकालने का तुम रास्ता सोचोगे। 1453 में जब तुर्की ने कॉन्स्टेंटिनोपल पर कब्जा कर लिया, देखो पश्चिम के पास चुनौती आ गई सर्वाइवल की। जैसे चुनौती आई, ज्योग्राफिकल डिस्कवरी, उसने सीधा रास्ता खोज लिया। 1453, 1498, जहां चुनौती है वहां रास्ता भी है। 1453 में, 1453 में क्या हुआ? कॉन्स्टेंटिनोपल पर कब्जा कर लिया। किसने? टर्की ने। टर्की ने, देखो तुम, 1453 में टर्की ने कॉन्स्टेंटिनोपल पर कब्जा कर लिया, जिसको आज तुम इस्तांबुल कहते हो। चुनौती खड़ी हो गई किसके सामने? पश्चिम के सामने, वेस्ट के सामने। सर्वाइवल। चुनौती खड़ी हो गई तो होश ज्यादा बढ़ गया, अलर्टनेस बढ़ गई। और 1498 में वास्को डिगामा ने सीधा रास्ता निकाल लिया। भारत के लिए। देखो चुनौती, जहां चुनौती पैदा होगी जहां भी, इसलिए जिनके पास कम पैसा होता है ना, जो सामान्य परिवार से होते हैं, तुमको लगता है कोई जादुई घटना उनके जीवन में घटना? ना, ये सारी चुनौतियां चुनौती विवेक को पैदा करने का पहला रास्ता है चुनौती। तुम गौर करो, तुम भारत का इतिहास 1947 से उठाकर देखो, ऐसे ऐसे सफल प्रधानमंत्री हुए जो सामान्य घरों से आते हैं। लाल बहादुर शास्त्री सामान्य घर से, चुनौती बहुत थी। अटल बिहारी वाजपेयी, चुनौती बहुत थी। नरेंद्र मोदी, पहला विवेक, चुनौती से घबराओ मत, ध्यान करो, वो तुम्हें उन चुनौती से रास्ता निकालेगा। वहीं पर विवेक का जन्म होगा। तो विवेक का जन्म का जो पहला मार्ग है वह है चुनौती। चुनौती से घबराना नहीं है, सहायक है तुम्हारी, भाई है तुम्हारा। सफलता और महत्वाकांक्षा के 4 भाई। पहला भाई चुनौती। जो पैसे वाले लोग हैं उनके बच्चों के सामने कोई चुनौती नहीं आती, इसलिए पढ़े लिखे तो बहुत हो जाते हैं, इंग्लिश बहुत अच्छा बोलता है। When I came back from America last month and I met Julie there, and I cannot explain the things.
ऑब्वियसली इट हैपेंस। बस ये देख के तुम्हें इंप्रेस नहीं होना कि भाई यार कहां अंग्रेजी बोल रहा है यार ये लड़का, यही है बस। जिनको तुम पैसे वाले कहते हो ना, उनके बच्चों के पास चुनौती नहीं है, इसलिए पढ़ चाहे जितना ले, अंग्रेजी चाहे जितना अच्छा बोल ले, कपड़ा चाहे जितना अच्छा पहन ले, पर विवेक के पैदा होने का रास्ता बंद हो जाता है। लालू यादव सामान्य परिवार से है, भारत और बिहार की राजनीति पर दबदबा रहा उस आदमी का, चुनौती ही इतनी रही जीवन में, इससे भागना नहीं है, बिल्कुल नहीं भागना। दूसरी चीज, विवेक को जो चीज जन्म देती है दूसरी, वो है सम्यक संदेह, अविश्वास नहीं। इसलिए मैंने सिर्फ संदेह शब्द नहीं लिखा, सम्यक लिखा, अविश्वास नहीं। तुम क्वेश्चन ही नहीं करते। देखो मुसलमानों की स्थिति, अगर उनके पैगंबर पर कोई क्वेश्चन कर ले नाराज हो जाते हैं। अरे भैया कोई क्वेश्चन कर रहा है, आप उसको जवाब दो। क्यूरियोसिटी मन की भूख है। इसी क्यूरियोसिटी ने तो फिलोसोफर, साइंटिस्ट, पता नहीं क्या क्या पैदा किया। ये सम्यक संदेह, ये क्यों होता है, ऐसा क्यों हुआ? ये मन का प्रोटीन है। विवेकानंद जब स्वामी रामकृष्ण के पास पहुंचे, नास्तिक, संदेहवादी, तार्किक, वाद विवाद। अब बेचारे रामकृष्ण परमहंस अनपढ़ आदमी, कभी स्कूल तो गए नहीं, वो कहां वाद विवाद करेंगे। तो उन्होंने अष्टावक्र गीता दी स्वामी विवेकानंद को पढ़ने के लिए। कहा यार मैं तो पढ़ नहीं पाता हूं, तुम ही पढ़ के हमें सुनाओ जरा। मैं तुमसे बार बार क्यों कहता हूं गीता, बाइबल, कुरान, इनको पढ़ो। मेरा शो आता है ना रात में 9 बजे, 4th लॉ, जिसमें मैं यथार्थ गीता पढ़ा रहा हूं गुरुदेव के आशीर्वाद से। इन किताबों में भगवान नहीं है, विवेक को जन्म देने के रास्ते बताए गए हैं। संदेह, पश्चिम ने देखो दूसरा काम यही किया। बाइबल ने कहा धरती चपटी है, बोले हम पता करेंगे चपटी है कि नहीं। ज्योग्राफिकल डिस्कवरीज, वास्को डिगामा, कोलंबस, मैगलन, कुछ भी देखो, ये देखना बहुत जरूरी। कुछ देख रहे हो अगर, बुद्ध को देखो, सिद्धार्थ, डेड बॉडी देखा, तुरंत पूछा ये क्या है। बुजुर्ग आदमी देखा, तुरंत पूछा ये क्या है। बीमार आदमी देखा, तुरंत पूछा ये क्या है। सन्यासी देखा, तुरंत पूछा ये क्या है। तुमने यार पूछना ही छोड़ दिया है। तुम बैठे हो क्लासों में, मैं तो क्लास लेता रहता हूं, मैं देखता हूं बैठे हैं लोग क्लासों में, हजार हजार लोगों की क्लास, 3-3 घंटे की क्लास, कोई कुछ पूछने वाला ही नहीं। कोई कुछ पूछता ही नहीं, कोई कुछ जानना ही नहीं चाहता, बस मास्टर पढ़ा दो। बस मास्टर पढ़ा दो, इसको जिंदा करो। प्रयागराज में रहते हैं, पता ही नहीं प्रयागराज का नाम प्रयागराज क्यों है।
तीसरी नदी सरस्वती कहां है? इलाहाबाद नाम कैसे पड़ा था? संगम प्रथा की शुरुआत कैसे हुई? कुंभ का मेला क्या है? कुंभ क्यों लगता है? अच्छे अच्छे लोग प्रयागराज में 30-30, 35-35 साल के लोग, नहीं पता, जानने की कोशिश भी नहीं है। क्या जानने की कोशिश है कि यार आईफोन 8 सीरीज की वॉच ले आया क्या यार? अच्छा अच्छा, बढ़िया घड़ी है। ज्यादा देर तक देख लो तो आदमी फरिश्ता दिखाई पड़ने लगता है। नहीं नहीं भैया, ये दूसरा भाई है विवेक का, इसको जिंदा करो। क्वेश्चन करो, एक टारगेट बनाओ कि मैं पर डे 3 नई चीज सीखूंगा, बस मिनिमम 3, मैक्सिमम 5। और अगर तुम मैक्सिमम 5 चीजें एक दिन में सीखे, तुम सीखने के लिए पढ़ते ही नहीं। हमसे लोग कहते हैं अरे पूरा नहीं पढ़ा है, कितना पढ़ोगे? मैं सिखाने वाला कोच हूं, मैं पढ़ाने वाला कोच नहीं हूं। मेरे ऊपर पढ़ाने का वो मत करो, मुझसे सीख लो और अपने पैर पे खड़े हो जाओ। तीसरा जो भाई विवेक का है वो है सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, आत्मनिरीक्षण। आज सब दूसरे को देख रहे हैं, सब। कबीर दास जी ने इसी बात को इतने प्यार से कहा है कि बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिलिया कोई, और जो दिल खोजूं अपना मुझसे बुरा ना कोई। यही बात है सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन। आज सब दूसरे को देख रहे हो। सोशल मीडिया के दौर में एक नेगेटिव चीज किसी की सोशल मीडिया पे डाल दो, मिलियन में व्यूज पहुंच जाते तुरंत। यानी इस देश का आदमी किसी की बुराई सुनने के लिए कितना आतुर होकर बैठा हुआ है। फलाने फिल्म के कलाकार अमेरिका में नंगे देखे गए और 15 मिलियन। $15 मिलियन रात में रहो, सुबह देखो 15 मिलियन। अगर तुम YouTube की एल्गोरिथम चेक करो तो जितनी पॉजिटिव वीडियोस हैं उसके व्यूअरशिप बहुत कम है, और जितनी नेगेटिव वीडियोस हैं उनकी तो मिलियंस में। किसी की बुराई है, किसी को एक्सपोज कर रहा है, सेक्स से रिलेटेड कोई चीज पड़ी है, मिलियंस। ये तीसरा भाई है विवेक का। और इसको देखोगे कैसे? एक डायरी बनाना पड़ेगा। ये स्कूल ने 2 चीजें दी, एक डिसिप्लिन, एक डायरी। ग्रेजुएशन में आते व्यक्ति दोनों छोड़ देता है, इसको आजादी मानता है। डायरी तुम्हें यह बताती है कि आज का दिन तुमने अपने लिए जिया या दूसरों के लिए जिया, बस इतना ही डायरी बताएगी तुम्हें। डायरी बड़ी शानदार चीज है, बहुत शानदार। डायरी तुम्हारी डेस्टिनी बन सकती है, बस ईमानदारी से तुम पूरी दिनचर्या इसमें लिखो, पूरी दिनचर्या। और 1 हफ्ते बाद यह देखो कि तुमने हफ्ते के 7 दिन दूसरों को दिया या अपनों को दिया। और अगर अपने को दिया है तो तुम में परिवर्तन हो रहा होगा, विकास हो रहा होगा। इसीलिए तो लोग
आश्रम में चले आते थे, जंगल में चले आते थे, आइसोलेशन में चले आते थे। क्यों चले आते थे? वहां कोई और नहीं, खुद को देखेंगे। भगवान कृष्ण ने दुर्योधन से कहा कि जाओ एक अच्छा आदमी ढूंढ के लाओ दुनिया में। वो गया, लौट के आया, कहा दुनिया में कोई अच्छा नहीं है। अपने को सुधारना, अपने को। सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन। ये डायरी तुम्हारी डेस्टिनी बन जाएगी। ईमानदारी से रात में सोने से पहले पूरी दिनचर्या, और दिन में अगर तुमने पूरा दिन दूसरों को दिया है तो क्या विकास होगा तुम्हारा। मोदी जी ने जो है अडवाणी जी को नहीं बुलाया, नहीं बुलाया होगा यार, इतने बुजुर्ग हो गए, नहीं बुलाया, कोई बात नहीं, जाने दो। राजनीति मुद्दों की होती है, विवादों की नहीं होती। और अगर तुम अपना दिन अपने को दे रहे हो, इसलिए तुम देखो जब तुम अभाव में होते हो कोई तुम्हारे अगल बगल नहीं होता। 1787 में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का जन्म हुआ। स्लम एरिया, स्लम एरिया, 13 कॉलोनियां मिलकर बनी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, स्लम एरिया। 1789 में फ्रेंच रेवोल्यूशन हो गया। इससे पहले कि ब्रिटेन और फ्रांस अमेरिकी कॉलोनियों पर फिर से कब्जा करें, फ्रांसीसी क्रांति। और इस क्रांति ने नारा दिया लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी। ब्लास्ट हो गया। पूरा यूरोप इस आग को बुझाने में लग गया, पूरा यूरोप, कि भैया इस आग को बुझाओ, नहीं हम भी इसकी लपट हमारे पास भी आएगी। और 1789 में फ्रांस में आ गया नेपोलियन। हर 6 महीने बाद सेना लेकर निकलता था, मारता पीटता ठोकता हुआ। और इस क्रांति के सिद्धांतों को उसने पूरे यूरोप में फैलाया। और 1815 में नेपोलियन पद से बाहर, नेपोलियन सत्ता से बाहर। लेकिन तब तक यूरोप में आग लग चुकी थी। और ये 1815 से जो आग लगी, ये 1950 तक जलती रही। एक से एक घटनाएं घटी। यूएस को 135 साल का आइसोलेशन मिला। ये देखो, तुम आइसोलेशन से भागते हो। 1815 से 1950 यूरोप जलता रहा। 1830 की क्रांति, 1848 की क्रांति, जर्मन यूनिफिकेशन, इटालियन यूनिफिकेशन, क्रीमियन वॉर, बाल्कन वॉर्स, फिर 2 वर्ल्ड वॉर, यूरोप जलता रहा। और 135 साल का आइसोलेशन मिला अमेरिका को। और अमेरिका ने क्या किया? आत्म विकास। और जब तक अमेरिका, यूरोप में आग बुझती, अमेरिका एक वैश्विक शक्ति बनकर सामने आ चुका था। अपने पे ध्यान दो यार। अपने पे, अपने पे। क्या करोगे जानकर किसी की कमियां? हमारी तो बता देंगे तो कोमा में चले जाओगे। हमारी जब ऑटोबायोग्राफी, हो सकता मैं लिखूं या हो सकता बायोग्राफी लिखी जाए, तो पहला 60 पन्ना पढ़ के तो बहुत सारे लोग कोमा में चले जाएंगे कि अरे प्रभु,
पर मैं अपने पे ध्यान देता हूं। शेर दहाड़ता है, बकरी मिमियाती है, कुत्ता भौंकता है, ऐसे इंसानों में भी लोग होते हैं। बस उसके बोलने पे तुम्हें फाइंड आउट करना है कि किस कैटेगरी का है। अपने पे ध्यान दो, अपने पे। ये तीसरा भाई है विवेक। कौन? सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन। और विवेक का चौथा भाई है जागृति, अवेयरनेस। ये बड़ी प्यारी चीज है, होश। कहते हैं ना, होश में नहीं हो। अब चारा काट रहे हो, चारा काटते काटते मोबाइल देख रहे हो, हाथ घुस गया उसी में। एक आदमी चारा चला रहा है, मशीन चला रहा है, आप लगाए हो। दो लोग होते हैं ना चाकोयर बालने में, एक तो जो आदमी चला रहा है मशीन और एक जो लगाए है। अब बरसीन लगाई तुमने और दोबारा ध्यान दूसरी तरफ है और चारा जाते जाते तुम्हारा हाथ भी अंदर घुस गया। कहीं भैया होश में नहीं रहे। होश नहीं तो राजू जो है डायरेक्टर के बंगले के सामने पेशाब करता। 3 इडियट में जो राजू है, देखो कैसे अपनी सारी अंगूठियां निकाल के पॉट में डाल देता है। होश आ गया, जागृति आ गई, जागरण आ गया, खेल समझ में आ गया। जो भी उससे सवाल इंटरव्यू बोर्ड पूछ रहा है, कह रहा ये आपको चोट कैसे लगी? कहता वो सामने मेरी स्कूल की बिल्डिंग है, उससे मैं कूद गया था 3rd फ्लोर से। कहता क्यों? कहता वो मैंने अपने डायरेक्टर के बंगले के सामने मैं पेशाब कर रहा था शराब पी के। इंटरव्यूअर्स कहते हैं कि यार देखो तुम बहुत फ्रैंक होके बोलते हो और हम अपनी कंपनी में इतना फ्रैंक आदमी नहीं रख सकते हैं। थोड़ा सा अगर तुम बदलने का वादा करो तो हम तुम्हारी नौकरी पे विचार कर सकते हैं। क्या डायलॉग देता है राजू। कहता दोनों पैर तोड़वा कर होश आया है सर, अब इसको नहीं खोएंगे सर। आप अपनी नौकरी अपने पास रख लो, हम अपना होश अपने पास रख लेते हैं। आपने स्क्रॉल करना शुरू किया मोबाइल, कब 3 घंटा बीत गया आपको पता ही नहीं चला। बस आपने स्क्रॉल करना शुरू किया, आपको पता ही नहीं चला कब 3 घंटा बीत गया। अब तो बेहोशी के इतने साधन है। अब सिर्फ नशा थोड़ी बेहोश कर रहा है कि सिर्फ नशे से लोग बेहोश हो रहे हैं। अब तो बेहोशी का नशे से भी बड़ा साधन बन गया है मोबाइल। 3 घंटा पता लगा पूरी रात स्क्रॉल करते चले गए, क्योंकि दिमाग को नई चीजें देखने का आदी है, रिपीटेटिव चीजों को देख नहीं सकता। और 1-1 सेकंड के वीडियो हैं इंस्टाग्राम वाले रील्स, 1-1 सेकंड पे नई चीज आ रही है और दिमाग को नई चीजें बहुत पसंद है। वो बोर होगा ही नहीं, पूरी रात आप नया रील देखते रहे, नई नई रील। अगर एक रील आप पूरी रात देखो तो 5 मिनट बाद आप बोर हो जाओगे। नहीं, क्या साइकोलॉजी पकड़ा है मन की। रील्स आज शराब से भी ज्यादा खतरनाक हो गई है लोगों के लिए। ये विवेक के 4 भाई हैं। स्वामी किसका? सेंसस का। स्वामी सेंसस का, जिसके पास क्या है? विवेक है। कैसे विवेक पैदा किया? पहला भाई चुनौती, डरना नहीं है,
दूसरा भाई सम्यक संदेह, क्वेश्चन पूछना है। तीसरा भाई सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, आत्मनिरीक्षण। और चौथा जागृति, होश में रहना है। जब तुम मोबाइल देखना शुरू करो, खड़े हो जाओ तो पैर में दर्द होने लगेगा ना, कम से कम 1 घंटे बाद तो होने ही लगेगा। खड़े होकर मोबाइल देखना शुरू कर दो। तो अगर लेट के 5 घंटा देख रहे हो तो खड़े होकर आधे घंटे ज्यादा नहीं देख पाओगे, क्योंकि शरीर याद दिला देगी कि पेन हो रहा है यार, पैर में दर्द हो रहा है यार, घुटने में दर्द हो रहा है यार। तो जो इंद्रियों का स्वामी हो गया और जिसके पास विवेक पैदा हो गया, वो अपने आप आनंद की स्थिति में आ जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके पास जागरण है। क्यों? क्योंकि वो अपने आप को देखता है, अपने आप को सुधारता है, अपने आप को ताकतवर बनाता है। क्यों? क्योंकि उसे जानना है हर चीज, रटना नहीं है। क्यों? क्योंकि उसको चुनौतियों का सामना करने में मजा आ रहा है। अमेरिका जाने का पैसा नहीं है, अमेरिका में रहने का पैसा नहीं है स्वामी जी के पास। और आरके मिशन में जब किताबें मिलती हैं, भक्ति योग, कर्म योग, ज्ञान योग, बड़ी पतली पतली है, देखो पतली पतली किताबें। एक एक पेज पढ़ा करिए। और इस कर्म योग की किताब में स्वामी जी ने इतनी बड़ी बात बताई। आज का आदमी क्यों परेशान है? सबसे ज्यादा खुद के लिए काम करना चाहता है, खुद के लिए कोई करता ही नहीं। वृक्ष कबहु नहीं फल वखे, नदी न संचय नीर, परमारथ के कारणे साधुंदर शरीर। श्रेष्ठ कर्म निस्वार्थ। तो विद्या से ज्यादा यही मेरा पैटर्न है। मैं चाहता हूं विद्या से ज्यादा इस देश का आदमी विवेक पैदा करने पर जोर दे। और जिस दिन इस देश की 80% जनता विवेक से मजबूत हो जाएगी, उस दिन इस देश में आइंस्टीन अपने आप पैदा होगा, अब्राहम लिंकन अपने आप पैदा, भरमार लग जाएगी इसकी। विद्या से ज्यादा इस देश को आज विद्या से ज्यादा विवेक की जरूरत है। और विवेक कहीं मिलता नहीं। अगर विवेक मिलता, कमोडिटी होता, तो ये लोग पावर में कभी नहीं आते, आते ही नहीं। सब सामान्य घर, सब सामान्य स्कूलों से पढ़े हुए, सब देखो, कल तुम्हारा भी नाम इसमें रहेगा। ये अब सवाल उठता यह है कि यार ये बहुसंख्यक लोग सब कुछ जानते हैं, सब लोग कहते हैं भैया समझाओ ना, पता है। हाँ बिल्कुल, फिर कुछ कर क्यों नहीं पाते? उसकी भी आज वजह बता दूं। जानना और इंप्लीमेंट करना दो अलग अलग बातें हैं। दुनिया में सिर्फ 2% लोग हैं जो जानने के बाद चीजों को इंप्लीमेंट कर ले जाते हैं।
क्योंकि इंप्लीमेंटेशन में कष्ट मिलता है, इसलिए लोग इंप्लीमेंट करने से भागते हैं। यह ज्यादा जरूरी है। सिर्फ 2% लोग, जैसे आईएएस पढ़ना, तो आईएएस की तैयारी कर रहे हो तो पढ़ना तो है, बार बार मैं कहता हूं पढ़ना नहीं है, बिना पढ़े कौन आईएएस बनेगा यार। लेकिन पढ़ने वाले आईएएस नहीं बनते, प्रैक्टिस करने वाले आईएएस वही बनते हैं जो जी तोड़ प्रैक्टिस करते हैं, प्रीलिम्स के क्वेश्चंस का और मेंस के क्वेश्चंस का। ये मूल मंत्र है आईएएस बनने का। लेकिन प्रैक्टिस पेनफुल प्रक्रिया है। पढ़ना, आप किताब लेके पढ़ रहे हो, 4 घंटा मेज पे बैठे हो और पता नहीं अंदर जा रहा है कि नहीं जा रहा है, क्या पता। मान लो तुम मेंस का आंसर नहीं लिख रहे हो, कोई बात नहीं, पूरा पूरा टॉपिक रिकॉल करके लिख डालो। लिखना पेनफुल है। तुम बिना पढ़े बिना सोचे पढ़ सकते हो, बिना सोचे लिख नहीं सकते। लिखना पेनफुल है।